भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी और हम लोग ने देखा था कि किस तरह से नवविन्याय भाषा की आवश्यकता है और नवविन्याय भाषा की आवश्यकता को देखते हुए हम लोग जब कभी नवविन्याय भाषा को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो नवविन्याय की जो भाषा है उसमें कुछ जो शब्दावली है वह क्या है और उसके प्रयोग कैसे होते हैं, दोनों जानना बहुत आवश्यक होता है। इन दोनों को जानने के लिए मैंने बताया कि ये जगत वो हम जानते हैं, यह विश्व, ये जगत जो है ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है और जब यह जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है उसके बाद हम इस ज्ञान को भाषा में कहते हैं। ज्ञान को भाषा में इनकोड करते हैं। तो एक प्रक्रिया तो यह है कि जगत का ज्ञान, जगत के ज्ञान के तरीके और उसको भाषा में आबद्ध करना। एक जो दूसरी प्रक्रिया है उसको शब्दबोध की प्रक्रिया कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। वो जब कोई श्रोता भाषा को सुनता है तो भाषा को सुनने के बाद वह श्रोता उस भाषा के माध्यम से जगत तक पहुंचने का प्रयास करता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जगत का ज्ञान को भाषा में कहना और भाषा से पुनः जगत के पास आना, इन दोनों ही प्रक्रिया में भाषा, लैंग्वेज और रियलिटी के बीच में एक रिलेशन, भाषा और सत्य के बीच में एक संबंध है। और न्याय दर्शन स्पष्टतया यह मानता है, उसका स्पष्ट यह कहना है कि भाषा में जो कहा जाए, जिसको भाषा में आप कह पाए और जो आपके ज्ञान का विषय बन पाए, वही सत्य है। अविधेयत्वम ज्ञेयत्वम च पदार्थस्य सामान्य लक्षणम। पदार्थ का जो सामान्य लक्षण है वो यही है कि आप जान सके और भाषा में कह सके। ये बात हम लोग कर चुके और इस बात को बताने के लिए नवविन्याय भाषा कैसे कह पाए, तो नवविन्याय कहता है कि भाषा में कहने के लिए कैसा ज्ञान चाहिए, तो भाषा में कहने के लिए विशिष्ट ज्ञान चाहिए। विशिष्ट ज्ञान का क्या मतलब है? वैसा ज्ञान जो विशेषण से युक्त है। अब देखिए, अब दो वस्तु हो गए ना, एक विशेषण और एक विशेष्य। अब कहता है विशेषण और विशेष्य तब बनेगा, एक पदार्थ में कोई वस्तु है उसमें विशेषण भी है और विशेष्य भी।
लेकिन अब आपके सामने एक समस्या आएगी, विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। तो नब्बे न्याय कहता है कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है, इसको जानने के लिए मुझे संबंध को जानना पड़ेगा। संबंध ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सामने ये स्पष्ट करता है कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। संबंध का सबसे बड़ा प्रयोजन, पर्पस ऑफ संबंध का जो प्रयोजन है, पर्पस क्या है कि आपके सामने क्या रखा, विशेषण और विशेष को स्पष्ट कर दिया। और जब तक, क्योंकि देखिए अभी मैंने कहा कि ज्ञान और भाषा, ज्ञान को भाषा में कहेंगे। अब हम कैसे ज्ञान को भाषा में कह सकते हैं और कैसे ज्ञान को भाषा में नहीं कह सकते। जो ज्ञान विशिष्ट है उसको भाषा में कह सकते। विशिष्ट ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होने के लिए एक विशेषण चाहिए। वो ऐसा ज्ञान जिसमें एक विशेषण और एक विशेष्य है। ज्ञान का जो विषय है ना, ज्ञान किसका होता है, विषय का होता है। वो विषय जो है, उस विषय का कंटेंट का अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक संरचना, निश्चित संरचना होनी चाहिए। लेकिन संरचना में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। ये कैसे पता चलेगा? तो यह विशेषण और विशेष्य, इस दोनों को बताने वाला जो है वह संबंध है। संबंध आपको स्पष्ट कर देगा कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। जैसे यह पुस्तक टेबल पर है। अब देखिए आपके सामने टेबल और पुस्तक, आपको ज्ञान हुआ टेबल पर पुस्तक। जब यह ज्ञान हुआ तो टेबल और पुस्तक के बीच का संबंध जो है, यह संबंध स्पष्ट करता है कि यह जो पुस्तक है यह टेबल पर है, टेबल पुस्तक वाला है। तो यह जो संयोग संबंध है, यह आपके सामने आपको स्पष्ट किया कि टेबल विशेष्य है और पुस्तक विशेषण। और ऐसे ही ज्ञान को आप भाषा में कह पाए। जो ज्ञान विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा, जो ज्ञान सविकल्पक नहीं होगा, उसको भाषा में आप नहीं कह पाए। ये बात स्पष्ट है, पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ किया। ठीक है कि आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर है, मैं स्टिल से कहूं, आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है, आपको उसका ज्ञान हुआ। यह ज्ञान और यह विषय, ये घट ज्ञान बाहर है और आपको घट का ज्ञान हुआ। ये पदार्थ है, ये वस्तु है, इसका ज्ञान हुआ। और यह घट जो है, ये हमारे ज्ञान का विषय बन गया। अब यह जो घट है, ये कैसा है? ये घट कैसा है? यह घट जो है, ये घटत्व विशेषण वाला है। घटत्व विशेषण से विशिष्ट है ये घट का ज्ञान। हम इस घट के ज्ञान को क्यों कह पाएंगे, घट के ज्ञान को भाषा में क्यों कह पाएंगे? क्योंकि ये जो घट है, ये घट का ज्ञान जो आपको हो रहा है, ये घट का ज्ञान कैसा है? ये विशेषण से युक्त है। ये घट विशेषण ज्ञान से। अब आपके मन में यह आएगा कि अब हम कैसे माने कि ये विशेषण है? हमें, हमारे पास क्या ये कहने के लिए कौन सा तर्क है यह विशेषण है और यह विशेष्य? ये हम कैसे कहेंगे? क्या हम रैंडमली मान लेंगे अपने आप? क्या हम
ऐसे जो मन करे वो मान लेंगे, इसको मान लेंगे विशेष, इसको विशेष नहीं, ऐसा नहीं है। यह संबंध जो है ये नियामक है। संबंध के कारण, संबंध के रास्ते हम ये मानेंगे कि ये विशेषण है और विशेष्य। इसीलिए संबंध को कहा गया विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजन। हम लोग ये बात कर चुके। फिर संबंध के बारे में हम लोगों ने बातचीत प्रारंभ की और कहा कि संबंध दो प्रकार का है, साक्षात और परंपरा। ये हम लोगों ने बात की थी। हमने कहा कि ये संबंध जो है यह दो प्रकार का है, साक्षात और परंपरा। साक्षात संबंध के हम लोगों ने तीन भेद किए। संयोग, समवाय और स्वरूप। साक्षात संबंध को परिभाषा देते हुए महेश चंद्र न्यायरत्न ने कहा है कि ऐसा संबंध जिनको किसी अन्य संबंधों की अपेक्षा न हो, ऐसा संबंध जिसकी व्याख्या करने के लिए, जिसको व्याख्यायित करने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता न पड़े। जैसे मैं कहता हूं ए इज रिलेटेड टू बी, यहां ए और बी संबंधित है, लेकिन इनके संबंधों को व्याख्या करने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती। हम ये संबंध अपने आप में व्याख्यायित है, बिना किसी अन्य संबंधों की अपेक्षा के इस संबंध की हम व्याख्या कर सकते हैं। इस संबंध की हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि पेन इज रिलेटेड टू, पेन और टेबल के बीच का रिलेशन, टेबल है और पेन है, इनके बीच का रिलेशन। अब पेन जो है टेबल से रिलेटेड है और टेबल पेन से रिलेटेड है, तो पेन को टेबल से संबंधित होने के लिए और टेबल को पेन से संबंधित होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना किसी अन्य संबंधों की अपेक्षा किए हुए कि पेन टेबल से संबंधित है और टेबल पेन से संबंधित है, तो ऐसे संबंध को साक्षात संबंध कहते हैं। और हम देखते हैं संयोग, समवाय और स्वरूप संबंध जो है, मैं कहता हूं पात्रे जलम, पात्र में जल, पात्र में जल, पात्र जो है जल से संबंधित है और पात्र और जल के बीच संबंध को दिखाने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं है। ये संयोग संबंध पात्र और जल के बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। मैं कहता हूं तंतु में पट, तंतु में पट। अब ये पट जो है अवयवीन है, तंतु ये अवयव है, और हम सब जानते हैं कि अवयव और अवयवीन के बीच का संबंध क्या होता है, समवाय होता है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि पट जो है, पट और तंतु के बीच का संबंध जो समवाय है, इसको बताने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती। तो दो बात है यहां कि आप जो संयोग संबंध देख रहे हैं, समवाय संबंध देख रहे हैं, ये संयोग और समवाय का क्या काम है? यह संयोग और समवाय संबंध ही है जो स्पष्ट करता है कि जल जो है विशेषण है, पात्र जो है वो विशेष्य। ये समवाय संबंध ही है जो आपको स्पष्ट करता है कि पट जो है वो विशेषण है और तंतु जो है विशेष्य। और साथ ही इन संबंधों को की व्याख्या करने के लिए मुझे किसी अन्य दूसरे संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। ये संबंध अपनी व्याख्या करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। पट तंतु से साक्षात जुड़ा हुआ है, जल पात्र से साक्षात जुड़ा हुआ है, किसी इसको आपस में जुड़ने के लिए किसी और संबंधी की आवश्यकता नहीं है। तो जब दो संबंधियों के बीच में जो संबंध है उसकी व्याख्या करने के लिए मुझे किसी अन्य संबंधी की सहायता न लेना पड़े,
किसी अन्य संबंध का सहायता न लेना पड़े, तो ऐसे संबंधों को हमने कहा साक्षात संबंध। और स्वरूप संबंध के बारे में हमने देखा कि जो स्वरूप, जो समवाय पदार्थ है, समवाय और अभाव, जो पटाभाव है, पटाभाव अपने आधार में जो है, पटाभाव अपने आधार गृह में स्वरूप संबंध से रहता है, तो अभाव और समवाय अपने लोकस में स्वरूप संबंध से रहता है। ये हम लोग बातचीत कर चुके हैं। परंपरा संबंध के बारे में जब हम लोगों ने बात की, तो हमने देखा कि परंपरा संबंध जो है, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, यहां हम देखते हैं कि ए बी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा हुआ है, और ए और बी के बीच के रिलेशन को देखने के लिए मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। ये संबंध डायरेक्ट ए और बी को जोड़ने वाला, यह संबंध डायरेक्ट बी और सी को जोड़ने वाला है, यह संबंध डायरेक्ट सी और डी को जोड़ने वाला है। लेकिन ए और सी की व्याख्या अगर मैं करूं, अगर मैं ये जानना चाहूं कि ए और सी के बीच का संबंध क्या है, इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए आवश्यकता यह है कि मैं देखता हूं कि ए जुड़ा हुआ है बी से और बी सी से, तो इनको जानने के लिए मुझे इन दोनों संबंधों की आवश्यकता पड़ेगी। ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, बी और सी के बीच का रिलेशन क्या है, और इन दोनों संबंधों के द्वारा हम ए और सी के बीच के संबंध को जान पाएंगे। अगर मुझे ए और सी के संबंध को जानना है, तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी ए और बी के संबंध की और बी और सी के संबंध की। तो यहां हमने देखा कि इन संबंधों को जानने के लिए, ए और सी के बीच के संबंध को जानने के लिए मुझे संबंधांतर दूसरे संबंध कौन से है, वो पहला ए और बी और सी, इन दोनों को जानना पड़ेगा। और साथ ही साथ ए और सी के बीच के संबंध को जानने के लिए मुझे बी के रास्ते जानेंगे, तो बी के थ्रू जानना पड़ेगा। तो दो संबंध और एक संबंधी की मुझे आवश्यकता हो गई। तो ऐसा संबंध जो साक्षात न जुड़ा हुआ हो, जो किसी अन्य संबंधों की अपेक्षा करता हो, ऐसे संबंध को हम परंपरा संबंध कहते हैं। यहां तक हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे। चूंकि गैप हो गया था, तो मैंने कहा कि एक बार इसकी चर्चा हम लोग कर लें, फिर हम अभी उसको देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण उन्होंने दिया था, हमने देखा दो उदाहरण दिया इन्होंने, एक दिया परंपरा संबंध, एक दिया समवाय घटित, और एक दिया संयोग घटित। आप कितने भी बना सकते हैं, आप कई ऐसे संबंध होंगे जो संयोग समवाय दोनों को मिला करके होगा, कई हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो कहा जो पट का रूप है, जो पट का रंग है, कलर ऑफ शेड है, सॉरी कलर ऑफ क्लॉथ है, तो कपड़े का रंग है, वो कहा रहता है, कपड़े का रंग कहा रहता है पट, और पट कहां होता है, तंतु में। मैं दूसरा एग्जांपल लिया हूं समझाने के लिए। अब हम सब जानते हैं कि पट रूप जो है वो पट में किस संबंध से रहता है, समवाय से, और पट तंतु में किस संबंध से रहता है, क्यों रहता है ये, क्योंकि पट रूप जो है गुण है और पट जो है गुणी है। गुण और गुणी के बीच संबंध कौन सा होगा, समवाय। अब पट जो है वो अवयव है, पट जो है वो अवयवी है, और तंतु जो है वो अवयव है, इनके बीच संबंध समवाय। तो पट रूप पट में समवाय संबंध से रहता है, पट तंतु में समवाय संबंध से रहता है। लेकिन आपको संबंध देखना है कि तंतु और पट रूप में क्या संबंध है। आपको संबंध देखना है कि तंतु और पट रूप के बीच, तंतु पट रूप से किस संबंध से जुड़ा हुआ है।
आपको ये दिख रहा है, कैसे देखेंगे? तो मैं कहा था कि जहां से हम संबंध की शुरुआत करेंगे उसे मानेंगे प्रतियोगी, और जहां तक करेंगे उसे मानेंगे अनुयोगी। अनुयोगी पटरूप से हम तंतु के संबंध देख रहे हैं, तो तंतु हो गया प्रतियोगी, पटरूप हो गया अनुयोगी। अब देखिए, पटरूप जहां से हम शुरुआत करेंगे वहां लिखेंगे स्व, पटरूप से लिखा स्व, और ये समवाय है ना, ये क्या हो गया? समवायी। और पट तंतु में रहता है, ये समवायी। समवायी। अब ये देखिए, ये क्या समवायी है ना, ये समवायी है। इसमें क्या संबंध रहेगा? कौन सा? ये अनुयोगी हो गया। क्या हो गया? स्व समवायी, समवायी संबंध है, समवायी। लेकिन ये तंतु क्या हो गया? समवायी। इसमें क्या रहेंगे? समवायित्व। धर्म कौन सा रहेगा? समवायित्व। तो लगा दीजिए लास्ट में। स्व समवायी समवायित्व संबंध से पटरूप जो है तंतु में रहेगा। ये हम इसको और स्पष्ट करता हूं कि देखिए, जब दो वस्तुओं के बीच समवाय संबंध होता है ना, हमने कहा पट, और पट में क्या रहता है? पटरूप। ये हुआ क्लॉथ्स, और ये कलर, कलर, कलर ऑफ क्लॉथ। अब यहां देखिए, इनके बीच होगा समवाय संबंध। अब पटरूप कहां रहता है? पट में। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? आधे। ये समवाय है ना। तो जो समवाय संबंध है, समवाय संबंध में एक है आधे, एक है आधार। आधार का एक नाम है समवायी, और आधे का नाम है समवेत। समवेत। लेकिन संयोग में ऐसा नहीं है। संयोग में दोनों को बोलते हैं संयोगी। जैसे मैं बोलता हूं भूतल और पट, संयोग। इसको पहले स्पष्ट कर लें, इसको देखते हैं बाद। अब यहां देखिए, जो मैंने बताया आपको, मैं जो आपके पुस्तक का एग्जाम्पल है, तंतु, तंतु रूप और पट रूप। अब देखिए कि कहता है कि तंतु रूप जो है, तंतुरूप का मतलब हो गया कलर ऑफ थ्रेड। तंतु हो गया थ्रेड, और पट हो गया क्लॉथ। हम सब जानते हैं कि तंतु का कलर कहां होगा? तंतु में होगा। किस संबंध से होगा? समवाय से। और पट कहां रहेगा? तंतु में रहेगा। किस संबंध से रहेगा? समवाय से। लेकिन तंतु रहता है, तंतु रूप रहता है तंतु में, पट रहता है तंतु में, लेकिन मुझे ये संबंध दिखना है। कैसे देखेंगे? तो कहा कि ठीक है, तंतु रूप से डायरेक्ट पट को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन तंतु रूप पट से जुड़ा हुआ है। किस संबंध से? इस संबंध, ऐसी परंपरा। तंतु रूप और पट के बीच में साक्षात संबंध तो नहीं है,
लेकिन तंतु रूप और पट के बीच में संबंध है वाया तंतु तंतु। अगर मुझे तंतु रूप और पट के बीच के संबंध को देखना है तो मुझे ऐसे जाना होगा। तो साक्षात संबंध या नहीं है, परंपरा संबंध है। अभी मैंने बताया आपको कि यह समवाय है, चूंकि तंतु रूप रहता है तंतु में, तो ये हो गया समवायिन। और तंतु में क्या रहता है? पट, तो ये क्या हो गया? समवेत। पट रहता है कहा? तंतु में। जो रहता है वो समवेत, जिसमें रहता है समवायी। अब देखिए, मुझे संबंध कहां से देखना है? मुझे दिख रहा है तंतु रूप और पट के बीच का संबंध। ये समवेत है ना? समवेत है तो धर्म कौन सा रहेगा इसमें? समवेतत्व धर्म रहेगा। अब आपको दिख रहा है कहां से? तंतु रूप और पट के बीच का संबंध है। तो तंतु रूप क्या हो गया? प्रतियोगी। पट क्या हो गया? अनुयोगी। और जहां प्रतियोगी है वहां रखो स्व, वहां रखिए स्व। अब देखिए, स्व समवायी समवेतत्व। स्व समवायी समवेतत्व। अब ये जो स्व समवाय, चूंकि हमने क्या नियम बनाया था? अनुयोगी क्या है? पट ना। तंतु रूप है प्रतियोगी, पट है अनुयोगी। अब हमने नियम क्या बनाया था? अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध। अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो संबंध है, यह है प्रतियोगी, यह है अनुयोगी। समवेतत्व रह रहा है, जो परंपरा संबंध है। क्या करेंगे हम? इसके थ्रू जाना पड़ेगा। स्व समवायी समवेतत्व संबंध से तंतु रूप पट से जुड़ा हुआ। ये एग्जाम्पल्स को दे रहे हैं। स्पष्ट है? यस सर, एक क्वेश्चन है प्लीज। सर, जो आपने वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं दो प्रयोगी, प्रतियोगी और अनुयोगी, वो प्रतियोगी से ऐसा लगता है प्रतियोगिता वाला, जैसे कहीं कंपेटिटर। मैंने इसके बारे में अभी आएगा, डिटेल में भी आएगा। प्रतियोगी और अनुयोगी डिटेल में भी आएगा। जी सर। इसके बारे में न्याय दर्शन ने 3 पदार्थों को अनुयोगी और प्रतियोगी के फ्रेम में रखा है। अब जो संबंध, अभाव और सादृश्य, इन 3 पदार्थों को स्वप्रतियोगिक पदार्थ कहा है। इनका टर्म है। बिल्कुल, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये ध्यान रखिएगा, एक टर्म, ये न्याय दर्शन का टर्म है, अपनी शब्दावली। जी सर। सब संबंध के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जहां से संबंध की शुरुआत कर रहे हैं वो है प्रतियोगी, और जहां अंत कर रहे हैं वो है अनुयोगी। जी सर। आपको इस परिभाषा को ध्यान रखना है। अभाव के संदर्भ में जिसका अभाव है, अभाव ऑफ व्हाट, जिसका अभाव है वो प्रतियोगी, और जिसमें अभाव है वो अनुयोगी। जी। तो आपके दिमाग में अभी वही रहना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, हाँ, इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल देता है, वो दूसरा एग्जाम्पल कर देता है, हाँ, कि एग्जाम्पल जो देते हैं ये, वो कहते हैं दंड कमंडलू धारिणी। दंड कमंडलू धारिणी पुरुषे गृहे तिष्ठति। दंड कमंडलू धारिणी पुरुषे गृहे तिष्ठति। अब देखिए, गृहे घर में कौन है? गृहे
इसमें कौन है? पुरुष। दंड कमंडलुनि धारणी पुरुष गृहस्थ। घर में कौन है? पुरुष। और ये पुरुष कैसा है? तो दंड कमंडलु धारिणी। इसके हाथ में क्या है? दंड कमंडलु। दंड का मतलब स्टिक, कमंडल का मतलब एक तरह का पात्र होता है जिसमें कि लोग जल रखते हैं। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि गृह जो है वो द्रव्य है और पुरुष द्रव्य है। इनके बीच संबंध कौन सा होगा? संयोग। पुरुष भी द्रव्य है और दंड कमंडलु भी द्रव्य है। इनके बीच संबंध कौन सा होगा? संयोग। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है कि गृह और पुरुष के बीच में संबंध है, पुरुष और दंड कमंडलु के बीच में संबंध, ये संबंध साक्षात है। लेकिन जो गृह है, गृह और दंड कमंडलु के बीच में संबंध कौन सा होगा? और दंड कमंडलु और गृह के बीच में संबंध कौन सा होगा? इस संबंध को कैसे तय करेंगे आप? तो देखिए, दंड कमंडलु पुरुष से साक्षात संबंध से जुड़ा हुआ है और पुरुष गृह से साक्षात संबंध से जुड़ा हुआ है। और वो संबंध कौन सा है? दंड कमंडलु और पुरुष के बीच में संयोग है। क्यों संयोग है? क्योंकि यह भी द्रव्य है और ये भी द्रव्य है। दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होता है, एक केस को छोड़कर, जो केस यहां नहीं है, अवयवी वाला। पुरुष और गृह के बीच में संबंध है संयोग। लेकिन इन दोनों के बीच संबंध जब मुझे देखना होगा, दंड कमंडलु और गृह के बीच संबंध जब देखना होगा, तो मुझे पुरुष के थ्रू जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इनके संबंध को देखने के लिए। इनके संबंध को देखने के लिए वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप देखें कि गृह दंड कमंडलु से किस संबंध से जुड़ा हुआ है? या दंड कमंडलु गृह से किस संबंध से जुड़ा हुआ है? ये देखने की आवश्यकता है पहले। अब देखिए कि दंड कमंडलु, और ये देखें हम गृह से दंड कमंडलु से गृह का संबंध देखें तो ये क्या हो गया? प्रतियोगी। और ये क्या हो गया? अनुयोगी। अब मैंने क्या बोला था कि जो प्रतियोगी है वहां क्या रखेंगे? स्व। स्व। अब दंड कमंडलु और पुरुष के बीच संबंध कौन सा है? संयोग। तो ये क्या हो गया? संयोगी। संयोगी। और यहां ये क्या हो गया? संयोगिन। यहां भी संयोगी। दंड कमंडलु और पुरुष के बीच संयोग संबंध। पुरुष क्या हो गया? संयोगी। पुरुष और गृह के बीच संबंध कौन सा है? संयोग। तो ये क्या हो गया? संयोगी। अब गृह हो गया संयोगी, तो गृह में धर्म कौन सा रहेगा? संयोगित्व। अब जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा? स्व संयोगी संयोगित्व। स्व संयोगी संयोगित्व संबंध से दंड कमंडलु गृह में रहेगा, घर में रहेगा। इसको पलट दें हम, उल्टा करें अगर, गृह और दंड कमंडलु के बीच संबंध कौन सा है? यहां भी देखिए, अगर मैं करूं गृह और दंड कमंडलु के बीच संबंध कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। और ये हो जाएगा अनुयोगी। अब देखिए,
प्रतियोगी में क्या लिखेंगे? स्व। पुरुष क्या हो जाएगा? संयोगिन। और दंड कमंडलू क्या हो जाएगा? फिर संयोगिन। धर्म कौन सा रहेगा? संयोगी में धर्म कौन सा रहेगा? संयोगित्व। तो यहां भी कर सकते हैं आप स्व संयोगी संयोगित्व। तो दंड कमंडलू गृह में और गृह दंड कमंडलू में दोनों के बीच जो है स्व संयोगी संयोगित्व संबंध है। तो गृह दंड कमंडलू घर में स्व संयोगी संयोगित्व संबंध से है और दंड कमंडलू के साथ गृह के साथ दंड कमंडलू का संबंध जो है स्व संयोगी संयोगित्व। अब प्रश्न एक और है, एक इसका और कहा कि देखिए दंड कमंडलू का आश्रय क्या है? मैं इसको दोबारा कर, दंड कमंडलू का आश्रय क्या है? पुरुष। पुरुष का आश्रय क्या है? गृह। ये है स्व। ये क्या हो जाएगा? स्व आश्रय। ये क्या हो जाएगा? स्व आश्रय का आश्रय। स्व आश्रय का आश्रय हो जाएगा ये। अब देखिए ये स्वाश्रय का आश्रय हो गया, स्वाश्रय का आश्रय। तो दंड कमंडलू है प्रतियोगी और ये है अनियोगी। तो अनियोगी में धर्म कौन सा रहेगा? स्व आश्रय आश्रयत्व। जब हम दंड कमंडलू और गृह के बीच का संबंध को देखते हैं तो पुरुष जो है वो दंड कमंडलू का आश्रय है। दंड कमंडलू का रखा मैंने स्व। ये क्या? स्व का आश्रय। और स्व आश्रय जो पुरुष है इसका आश्रय क्या है? गृह। ये क्या हो गया? स्व आश्रय का आश्रय, स्व आश्रय आश्रय। ये हो गया अनियोगी। स्व आश्रय आश्रय हो गया अनियोगी। इस अनियोगी में धर्म कौन सा रहता है? स्व आश्रय आश्रयत्व। यही तो संबंध है, अनियोगी में रहने वाला धर्म संबंध है। तो दंड कमंडलू और गृह के बीच का संबंध जो है वो स्व आश्रय आश्रयत्व संबंध है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इसी बात को ये स्पष्ट करेंगे और कहते हैं कि परंपरा संबंध में आप ये मत मानिए, परंपरा संबंध कितने बड़े, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां कोई दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस आपके लिए बाधक नहीं है। आप कहीं से कहीं लंबे से लंबे संबंधों को ऐड करके जोड़ जोड़ करके आप बना सकते हैं परंपरा संबंध। जिसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, देखिए चूंकि ये पुस्तक 19वीं सदी की है, चूंकि ये पुस्तक 19वीं सदी की है तो भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था। तो जो भी भारतीय थे जो भी भारतीय थे उसके सम्राट कौन थे? अंग्रेज। और उसका राज्य कौन सा था? इंग्लैंड। अब देखिए कहां भारत और कहां इंग्लैंड। लेकिन वो कहता है कि प्रत्येक भारतीय एक एक इंडियन इंग्लैंड से रिलेटेड संबंधित है। केवल तलवार जी हमारे रहते हैं इंग्लैंड में, उससे काम नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं। इस सदी की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा। कैसे? तो कहा भाई भारतीय का संबंध है यहाँ के जो सम्राट है, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ शासन जो कर रहे थे, और उनका संबंध इंग्लैंड से है।
हमारा संबंध इनसे है, इनका संबंध इंग्लैंड से है, इसलिए हमारा संबंध इससे भी इंग्लैंड से भी है। वही काम करिए। कैसे? तो कहा कि हम यहां शुरू करते हैं। भाई भारतीय का संबंध इंग्लैंड से कैसे होगा? तो कहा कि देखिए हमारा सम्राट कौन है? अंग्रेज। क्या हुआ? सो सम्राट। उसका राज्य कौन सा है? इंग्लैंड। सो सम्राट अधिकृत, ये कैसा है? स्व सम्राट, स्व सम्राट अधिकृत राज्य। इंग्लैंड कैसा है? स्व, हमारे सम्राट का अधिकृत राज्य है। तो स्व 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 सम्राट, बताता हूं, स्व सम्राट अधिकृत राज्य इंग्लैंड है। स्व सम्राट अधिकृत राज्य, ये क्या हो गया? अनुयोगी। इसमें क्या रहेगा? धर्म, राज्यत्व कर दीजिए। स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व, स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व, इस संबंध से प्रत्येक भारतीय इंग्लिश से, ब्रिटिशर्स से संबंधित है। स्पष्ट शायद आप लोगों को नहीं, दोबारा देखिए। कहता है कि जो भारतीय है ना, 19वीं सदी में भारत अंग्रेजों के गुलाम, भारत जो है, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो हम भारतीय का सम्राट कौन था? ब्रिटिशर्स। और वो कहां का था? इंग्लैंड का। अब मुझे अब भारतीय का संबंध इंग्लैंड से दिखाना है। तो ये हो गया, हम हो गए स्व, और सम्राट कैसा है? स्व सम्राट। और ये जो इंग्लैंड का क्या है भाई? इससे इसका संबंध क्या है? स्व सम्राट, सब सम्राट, स्व सम्राट। और इसका इससे संबंध कैसा है? स्व सम्राट अधिकृत राज्य है इंग्लैंड। अभी स्व सम्राट अधिकृत राज्य इंग्लैंड, इसमें रहने वाला धर्म क्या हो गया? स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व। तो कहा जो प्रत्येक भारतीय है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है, इंग्लैंड से संबंध है। किस संबंध से? स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व संबंध से प्रत्येक भारतीय जो है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो प्रत्येक इंग्लैंड के लोग हैं वो भारतीय से जुड़े हुए हैं। कैसे? इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड की जो महारानी है राजेश्वरी, उनका साम्राज्य कहाँ है? भारत में, भारतवर्ष में। अब देखिए ये क्या हो गया? इंग्लैंड का संबंध है भारतवर्ष से, दिखाना है मुझे। कैसे होगा? तो इसका जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उसका संबंध दिखा रहे हैं भारत से, कैसे दिखाएंगे? तो राजेश इसके से तो स्वराजेश्वरी, स्वराजेश्वरी साम्राज्यत्व, स्वराजेश्वरी साम्राज्य क्या हो गया? भारतवर्ष। स्व राजेश्वरी, और ये क्या है? भारतवर्ष। क्या है इसका? साम्राज्य है ना। तो स्व राजेश्वरी साम्राज्य, स्वराजेश्वरी साम्राज्य भारतवर्ष हो गया। इसमें रहने वाला धर्म कौन सा हो गया? स्वराजेश्वरी राज्यत्व। स्वराजेश्वरी साम्राज्यत्व से इंग्लैंड के प्रत्येक लोग भारतवर्ष से संबंधित है, ऐसा ये कह रहा है। तो परंपरा संबंध की कोई सीमा नहीं है, ये कहीं से कहीं तक हो सकता है। इसको पढ़ता हूं मैं, फिर दोबारा हम लोग आगे बढ़ेंगे।
संबंध से पढ़ता हूं, एक बार आप लोग। संबंधः सन्निकर्षः स च विभिन्नयोः वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजकः यथा दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजकः संयोग संबंधः। जैसे दंडी और पुरुष में, दंड और पुरुष के बीच का संबंध संयोग है, और वही संयोग स्पष्ट करता है कि दंड जो है विशेषण है और पुरुष जो है वो विशेष। दंड पुरुषयोः अंतरा संयोगम विना, दंड और पुरुष के बीच में संयोग के बिना दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष्य भाव प्रतीति ही एव न स्यात्। यदि संयोग न हो तो कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है? दंड और पुरुष के बीच में कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है ये पता नहीं चलेगा, ऐसा कह रहे हैं। सब पढ़ चुके हैं। संबंधस्य द्विविधः साक्षात् परंपरा भेदा संबंधांतर अघटितः संबंधः साक्षात् संबंधः। बिना किसी अन्य संबंध के, बिना किसी अन्य संबंधों के प्रयोग किए हुए जो संबंधों की हम व्याख्या करते हैं, ऐसे संबंध को हम साक्षात संबंध कहते हैं। सच समवाय संयोग स्वरूपादि भेदात् बहुविधः। रूपवान पुरुषः पात्रे जलमस्ति गृहे पटो नास्ति इत्यादौ पुरुषे रूपस्य पात्रे जलस्य गृहे च पटाभावस्य यथाक्रमं समवाय संयोग स्वरूप नामानः संबंधाः प्रतीयन्ते। कहा कि साक्षात संबंध के तीन भेद हैं, समवाय, संयोग और स्वरूप। और बताया, उदाहरण दिया इन्होंने कि रूपवान पुरुष, पुरुष और रूप के बीच का जो संबंध है वो समवाय है। पात्रे जलम, जल का जो पात्र में संबंध है वो संयोग है। गृहे पटो नास्ति, गृह में जो पटाभाव है वह, यह तीनों एक क्रम से, पहला समवाय, दूसरा संयोग, तीसरा स्वरूप भेद लक्षण है, स्वरूप भेद के उदाहरण है, ऐसा यह बता रहे हैं। समवायश्च षट पदार्थतया कणादेन उक्तः नित्य संबंधः। कणाद के द्वारा कहा गया है कि छठा पदार्थ जो है कणाद के द्वारा समवाय को गिना गया है। यथा रूपवान ब्राह्मणो अयं चलति इत्यादौ ब्राह्मणत्व जातेः रूप गुणस्य चलन क्रियायाः च ब्राह्मणे समवाय संबंधः। आगे रूपवान ब्राह्मणो अयं चलति, इसमें रूप और ब्राह्मण के बीच का संबंध जो समवाय है। ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण के बीच का संबंध समवाय है, और चलन क्रिया और ब्राह्मण के बीच का जो संबंध है वो समवाय है। और इस संबंध को नित्य संबंध कहते हैं। क्यों? यावत आधारम यावत आधेयम वा समवायः तिष्ठति इति समवायो नित्य संबंध इति उच्यते। जब तक आधार और आधेय, भाई मैं लिखता हूं तो क्रिया जो है वो कहाँ है? मेरे हाथ में। अब लिखना क्रिया हाथ में, हाथ क्या हो गया? आधार, और लिखना क्या हो गया? आधेय। तो जब तक ये बने रहेंगे, भाई आधार कब तक बना रहेगा? जब तक आधेय बना रहेगा। आधेय कब तक बना रहेगा? जब तक आधार बना रहेगा। लिखना क्रिया जब तक बना है, जब तक आधेय बना है, तब तक तो हाथ आधार है। लिखना क्रिया बंद, आधेय समाप्त, तो आधार भी समाप्त। तो कहता है कि समवाय संबंध तब तक बना रहेगा जब आधार और आधेय बने रहेंगे। इसीलिए समवायस्यैव अयुत सिद्ध इति नामांतरम, इसका एक नाम अयुत सिद्ध है। इसको अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि शर्ट के कलर और शर्ट को अलग दिखाएं।
क्रिया को अलग, लिखना क्रिया को अलग, हाथ को अलग दिखाएं, संभव नहीं। लिखनिया क्रिया जब भी दिखेंगे हाथ में ही दिखेंगे, कलर जब भी दिखेंगे शर्ट में ही देखेंगे। तो संयोग आदि कंतु नहीं, लेकिन संयोग में ऐसा नहीं। जब दो संबंधों के बीच, दो संबंधियों के बीच संयोग होता है, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, उसके बावजूद भी दोनों संबंधी बने रहेंगे। उनके अलग रहने पे ही संयोग का नाश तो हो जाएगा, लेकिन संयोग के नाश होने के बावजूद भी दोनों संबंधी बने रह सकते हैं। सतोरपि आधार आधेयो संयोगादेह अपाय दर्शनात्। संयोग के दर्श नाश होने पर भी जो दंड और पुरुष है दोनों की सत्ता बनी रहेगी, ऐसा पता। संयोगश्च कणादोक्त गुण विशेष है। संयोग कणाद के द्वारा जो मैंने बताया कि समवाय की पदार्थ, समवाय की गणना पदार्थों में हुई है, और संयोग जो गुण है इसकी गणना गुण में हुई है। 24 गुण माने गए हैं, 24 गुणों में एक संयोग भी गुण है। अभावादेह संबंध स्वरूप संबंध। अभाव का जो संबंध है वो स्वरूप संबंध है। अभाव का संबंध स्वरूप संबंध। यथा भूतले पटो नास्ति इत्यादौ भूतले पटाभावस्य स्वरूप संबंधः प्रतीयते। भूतल में जो पटाभाव है, अभाव का मैंने बताया, अभाव का अपने आधार में जो संबंध होगा स्वरूप संबंध होगा। स्वरूप संबंधस्य एव विशेषणता इति नामांतरम। स्वरूप संबंध का ही एक नाम विशेषणता है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, स्पष्ट हो चुका। अब आगे परंपरा संबंध की बात करता है। संबंधांतर घटित, ऐसा संबंध जिनमें दूसरे संबंध को लाना पड़ेगा। संबंधांतर घटित संबंध परंपरा संबंध। ऐसा संबंध जिनको व्याख्या करने के लिए मुझे और संबंध को लाना पड़ेगा, उसको परंपरा संबंध कहते हैं। यस्य, उसको और किया इन्होंने, यस्य संबंधस्य निर्माणे संबंधांतर अपेक्षया विद्यते। ऐसा संबंध इसको निर्माण करने के लिए मुझे अन्य और संबंधों को लाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि पटरूप पट में है और पट तंतु में है, तो पटरूप और तंतु के बीच के संबंध को लाने के लिए मुझे इन दोनों संबंध को देखना पड़ेगा। इसीलिए इस संबंध को परंपरा संबंध कहा। यथा स्व समवायी समवेतत्व रूपेण समानाधिकरण्य नामकेन परंपरा संबंधेन पटे तंतोः अपि रूपम अस्ति। तंतु रूप जो है पट में, बताया मैंने भी, तंतु रूप पट से कैसे संबंधित है ये बता रहे हैं। अयंच संबंध समवाय घटित, यह संबंध जो है समवाय घटित है। एवं दंड कमंडलुधारिणी पुरुषे गृहे तिष्ठति। दंड कमंडलुधारी पुरुष जो है घर में है, यह संबंध क्या होगा? तो कहा स्व संयोगी संयोगित्व रूपेण, स्व संयोगी संयोगित्व रूप से अथवा स्व आश्रय आश्रयत्व रूप से परंपरा संबंधे न दंड कमंडलु अपि गृहेस्त। दंड कमंडलु जो है वो भी घर में है। अयंच संबंध संयोग घटित, यह संबंध जो है संयोग घटित है। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब कहता है समवायादि, समवायादि साक्षात संबंधवत। समवायादि, समवाय संयोग और स्वरूप, इसकी तरह, इस साक्षात संबंध की तरह परंपरा संबंधो न नियत संख्यकः नापि च नियत परिमाण। जैसे हमने देखा घट और घट रूप के बीच मुझे पता है कि दो ही है, घट और घट रूप दो ही एंटिटी है, और दोनों के बीच समवाय संयोग, संयोग हो, समवाय हो, स्वरूप हो, इसकी सीमा है। हम दो वस्तुओं के बीच देख सकते हैं, लेकिन परंपरा संबंध में ऐसा नहीं है। आप संबंध दो वस्तु के बीच ही देखेंगे, लेकिन आप बहुत जोड़ते चले जाएंगे, बहुत लंबे आप संबंध, परंपरा संबंध को देख सकते हैं। यथेच्छम संबंधी संबंधाधिकम आदाय दीर्घ दीर्घतर दीर्घतमा असंख्या एव ते कल्पयितुम शक्यन्ते। अब जितना बड़ा चाहे, देखा आपने कैसे भारतीय का
संबंध इंग्लैंड से है और जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनका संबंध भारतीय से। आप कहीं से कहीं आप ऐड करके बना सकते हैं संबंधियों के, उनके संबंध को बना सकते हैं। सर्वतो असृष्टौ अपि पदार्थो परंपरा संबंधेन संबद्धौ भवता। भाई जो दो बिल्कुल अलग अलग वस्तु है, बिल्कुल अलग अलग वस्तु है, पास नहीं है, उन सब के बीच भी संबंध है और वो संबंध परंपरा है। दुनिया के सारे पदार्थ एक दूसरे से संबंधों से जुड़े हुए हैं। तत्र च दूरत्वादि न प्रतिबंधकम, जो दूर है, डिस्टेंस, इसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं है। तथा ही जैसे स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व संबंधे ना, बताया अभी मैंने, स्व मेरा, सम्राट जो राजा, अधिकृत राज्य इंग्लैंड, तो स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्वेन संबंधेन भारतवर्षीयाः सर्व एव आर्या अनार्याश्च इंग्लैंडे सन्ति। इस संबंध से सभी भारतवासी जो है वो इंग्लैंड में है। और इंग्लैंडीयाश्च तत्र स्थितापि, वहां रहते हुए भी, इंग्लैंड वाले लोग वहां रहते हुए भी, अपि भी स्वराजेश्वरी, जो ब्रिटिश जो महारानी है, स्वराज्येश्वरी, अपनी जो उसकी जो राजेश्वरी है, उसका साम्राज्य क्या भारत है, स्वराज्येश्वरी साम्राज्यत्व संबंधेन भारतवर्षे तिष्ठन्ति इति, इसी वो इस संबंध से भारतवर्ष में है। अब एक बात बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, परंपरा संबंधस्य गूढ़म रहस्यम इदम। परंपरा संबंध के बारे में गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। स्वशब्देन यमभिप्रेत्य यस्य परंपरा संबंधस्य आरंभ। अब जहां शुरू करते हैं ना, आपने शुरू किया भारतवर्ष का संबंध इंग्लैंड से, तो जहां शुरुआत करेंगे स्व यस्मिन् सपर्यवसाने तत् तेन परंपरा संबंधेन तस्मिन् तिष्ठति, और जहां आप अंत करेंगे वहां वह जो है वो उस संबंध से रहेगा। यथा जैसे पूर्वोक्त उदाहरण, जब पहले उदाहरण में स्वशब्देन, स्वशब्द से भारतवर्षीयान अभिप्रेत्य, भारतवर्ष को जो अभिप्रेत्य किया आपने, स्वशब्देन भारतवर्षीयान अभिप्रेत्य स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व संबंधस्य आरंभ तस्य राज्यत्वम इंग्लैंडे वर्तते इति तस्य इंग्लैंडे पर्यवसानम। जो स्व से भारतवर्ष का को आपने बोधित किया, उसके जो सम्राट हुए और उनका जो अधिकृत राज्य है वो कौन सा है, इंग्लैंड है। तो स्व सम्राट अधिकृत राज्यत्व संबंध से इंग्लैंड में उसका पर्यवसान होगा। इसीलिए और इस संबंध से प्रत्येक भारतवर्ष जो है, भारतवर्षीय, भारतवर्ष के लोग जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमने देखा कि संबंध के लिए एक जो अब तक हम लोगों ने किया, ये जो व्याख्या है, अभी हमने क्या किया कि संबंध के दो भेद किए, साक्षात और परंपरा, दो भेद से हमने देखा। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध के दो भेद और है, वृत्ति नियामक और अवृत्ति नियामक। वृत्ति नियामक और अवृत्ति नियामक क्या है, वृत्ति नियामक और अवृत्ति हम उसको कल देखेंगे कि ऐसे संबंध जिसमें संबंध के लिए कम से कम दो संबंधी चाहिए, तो जब दोनों दो संबंधियों के बीच अगर आधार आधेय भाव बन जाए वो वृत्ति नियामक है, और अगर आधार आधेय भाव न बने तो वह अवृत्ति नियामक। अब आधार आधेय भाव बनने के लिए क्या शर्त है, ये हम कल डिटेल में बात करेंगे। आज चूंकि ये साक्षात और परंपरा संबंध देखिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसको एक बार रिवाइज भी करिएगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं अभी वर्षों के बाद से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, और इसी पुस्तक को अंत करते करते आप नव न्याय की भाषा में लिख पाएंगे। आप अपने सामान्य जो देखते हैं अपने आसपास जो बहुत सारे सत्य को देखते हैं, आप देखते हैं कि भूतले घटः, सामान्य संस्कृत में कहते हैं भूतल में घट है, भूतल पर घट है। हाँ, इसको कैसे कहेंगे नव न्याय की भाषा में? मैं गारंटी कहता हूं कि आप आज वर्षों के बाद ऐसे सामान्य जो फैक्ट हैं
इसको नवविनय की भाषा में आप लिखने में धीरे धीरे स्लोली हम लोग उसकी तरफ प्रयास करेंगे। अभी कुछ ये वृत्ति नियामक और अवृत्ति नियामक हम लोग समझें, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे ऐसा। और हम लोग इस पुस्तक को अंत होते होते नवविनय भाषा क्या है, कैसे लिखा जाता है, एक प्रारंभिक तो हम लोग तैयार कर ही लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, और हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद जी। कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर एक क्वेश्चन है प्लीज। सर, जब दंड कमंडलू पुरुष और ग्रह का हम संबंध देखते हैं तो वो परंपरा संबंध है। अगर उसमें से पुरुष हट जाता है सिर्फ दंड साक्षात, तब साक्षात संबंध हो गया। बिल्कुल। तो अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो एक बालक का माता पिता के साथ साक्षात संबंध है, बिल्कुल। उसके दादाजी दादी माँ के साथ परंपरा संबंध है। वेरी गुड, बहुत यही है। तो लेकिन वो आगे पहुंचते पहुंचते उनके माता पिता ईश्वर तक जाएगा। बिल्कुल। दुनिया के सारे जो है पदार्थ एक दूसरे से संबंधित है, किसी न किसी संबंध से। तो अगर ये वो अगर बीच में से हटाएं तो फिर हमारा भी ईश्वर से साक्षात संबंध है, ये न्याय भी प्रूव करता है। हाँ, तो यही बात तो बाद में करते हैं कि भाई हम जो है जब योग पढ़िएगा तो यही तो होता है, बीच से लोग हटाते चले जाते हैं, और जो वृत्ति का निरोध है अलग अलग वृत्ति को हटाते चले जाते हैं बीच में। अच्छा सर, ये नॉर्मल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? इतना अच्छा विषय है ये, तो पहली बार पढ़ा मैंने। दुर्भाग्य है, क्या करिएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा को ठीक से समझे बिना उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और जो एक्सेप्ट किए वो भी बिना समझे। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों ही जो है बिना समझे हो रहा है। ठीक है ना। गीता का गान करना और गीता को समझना, गीता को लाल पुस्तक में बंद करके रखना और गीता को समझना तो भिन्न भिन्न चीज है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो बात वही है। तो दुर्भाग्य है, हम साथ खिलवाड़ हुआ, शिक्षा व्यवस्था में खिलवाड़ हुआ है। हमारे सर, हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि इसको स्कूल में लगाना चाहिए था जी। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, उसमें हम और आप बहुत छोटे, हम और आप तो एक सामान्य विद्यार्थी हैं, हम और आप तो चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसकी महत्ता को समझ रहे हैं, लेकिन अब इस बात को जो करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले वो समझे तब तो महत्वपूर्ण है सर। जी सर, कम से कम ये जो आपने इनिशिएटिव लिया इस क्लास से तो आगे लेके जाएंगे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी के पास, किसी के मन में हो? सर प्रणाम। प्रणाम राकेश जी, बताइए। सर एक्चुअली अभी जो प्रश्न आया था उनका, तो उनमें जो उन्होंने एक्चुअली पिता और पुत्र का संबंध में साक्षात बताया, फिर बाद में यदि उसमें ग्रैंडफादर या जो भी है ऐड करें तो वो परंपरा में दिखाया। इस प्रकार से ईश्वर और एक व्यक्ति के बीच में परंपरा दिखाया। सर जो लेयर्स हैं उनको हटा दे तो साक्षात, ये साक्षात थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा कैसे करेंगे? सर मैं सुन नहीं पाया, दोबारा सर एक मिनट से दोबारा बोलिएगा, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन आपका। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं सर? प्लीज प्लीज प्लीज। सर ये पूछ रहा था कि जो ईश्वर और भक्त या फिर ईश्वर और एक मनुष्य के बीच में जो उन्होंने बताया कि साक्षात संबंध है, परंपरा संबंध, पहले तो परंपरा है लेकिन यदि उनके बीच के बहुत सारे जो लेयर्स हैं वो हट, ये कैसे है? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो ईश्वर है न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन का जो ईश्वर है ना, न्याय दर्शन का ईश्वर की जो धारणा है वो आत्मा के दो भेद हैं, और वो आत्मा की जो दो भेद करते हैं परमात्मा और जीवात्मा। ठीक है। और कहता है, न्याय दर्शन कहता है क्या कि जगत के सारे पदार्थों को जब ठीक ठीक हम जान लेंगे तो व्यवहार ठीक हमारा होगा, और
हम जो जीवात्मा है ना, हम जीवात्मा जो है लोग हैं, जीवात्मा को भी अगर ज्ञान ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा, और व्यवहार ठीक होगा तो फिर मुक्ति मिल जाएगी। तो वो अलग केस है। ईश्वर ज्ञान की जो है ना, ईश्वर का ज्ञान जो यहाँ है, ईश्वर अनुमान से होता है ईश्वर का ज्ञान। तो न्याय की अलग परंपरा है। आप वेदांत सर जो बात कर रहे हैं वो दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं, योग और वेदांत संदर्भ में कर रहे हैं। इंडियन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय दर्शन है, इसमें प्रत्येक दर्शन की अपनी अपनी इस बारे में समझ है, अपना अपने अपने प्रिसपोजिशन है। तो वेदांत का उद्देश्य अलग है, न्याय का उद्देश्य, न्याय वेदांत सांख्य का उद्देश्य वही है, रास्ते अलग अलग है। और न्याय का बल, न्याय इस बात पे बल देता है कि आप अगर ज्ञान यथार्थ होगा, जगत का ज्ञान ठीक ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा, तो आप व्यवहार ठीक करेंगे जगत के साथ, और जगत से व्यवहार ठीक करेंगे तो कभी दुख में नहीं आएंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। ये बात कर, ठीक है, ये अलग अलग है इशू। इस पे हम लोग अभी योग पे बात करेंगे तो वहां आएगा, योग करेंगे तो योग में आएगा। जी सर, धन्यवाद। भाषा अच्छी लग रही है, अभी जो सीख रहे हैं हम लोग, ये आनंद आ रहा है ना? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं 6:30। धन्यवाद सर। थैंक यू।